जय हिंद दोस्तों। टॉपर एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई ज़ोरों से चल रही होगी और सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होगी मेरी। ये हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक क्लास हमने कल रिकॉर्ड करी थी। वो गलती से ऐसा हुआ कि क्लास पूरी रिकॉर्ड कर ली हमने और फिर हमने क्लास चला कर देखी तो उसमें आवाज़ नहीं आई। इसी वजह से मैं एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, वरना ये वाली वीडियो तो कल ही अपलोड हो जानी थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास ज्योग्राफी की। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि सब्जेक्ट की क्लास कराऊंगा, फिर एक स्टैटिक जीके की कराऊंगा। तो आज पहले एक सब्जेक्ट की क्लास कराता हूँ मैं और अपना स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, क्या स्टार्ट करेंगे हम? जियोग्राफी। जियोग्राफी तो स्टार्टिंग से थोड़ा पहले बेस समझते हैं और बेस समझने के बाद फिर अपना एक टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। प्रॉपरली अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर स्टार्टिंग से समझेंगे पहले कि ज्योग्राफी होता क्या है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, ठीक है। और फिर देखते हैं कि इनका अर्थ क्या क्या होता है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या करना बच्चों? अध्ययन करना। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सेंस निकालते हैं हम कि ज्योग्राफी क्या होता है। तो यहाँ से कहेंगे कि पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। एक स्टार्टिंग से बेसिस बनाकर चलना है अपना कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। फिर आगे देखेंगे हम जो हमने शब्द लिखा है जियोग्राफी। जियोग्राफी, तो ये जियोग्राफी शब्द किसने दिया? यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जियोग्राफी शब्द किसने दिया। ये शब्द दिया था, हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन बाय इरेटोस्थनीज। किसने दिया था ये? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग में देखा हमने जियो प्लस ग्राफी। जियो का मीन्स पृथ्वी और ग्राफी का मीन्स अध्ययन करना। हमने एक साथ कहा इसे कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। फिर आगे हमने देखा कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। किसने दिया बच्चों? इरेटोस्थनीज ने। अब ज्योग्राफी शब्द दे तो दिया इरेटोस्थनीज ने। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनकर आता है कि चलो ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया, लेकिन हमें पढ़ना है अपने अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में कैसे पढ़ा? फिर हमने अर्थ के बारे में कैसे पढ़ा? तो अर्थ के बारे में डिस्कस करने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अपने अर्थ का स्ट्रक्चर देखो इस तरीके का बनाया। आपको कुछ याद आएगा ये स्ट्रक्चर देखकर। हमने ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, आप समझ गए होंगे कि ये क्या बनाया है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और इसे ही कहा गया क्या? ग्लोब। स्ट्रक्चर बनाया, या हम इसे कहेंगे कि एक पृथ्वी का प्रारूप हमने तैयार किया, प्रारूप बनाया, और यही प्रारूप क्या कहलाया? ग्लोब। और ग्लोब बनाया किसने था? ग्लोब बनाया किसने था? तो ग्लोब बनाया था मार्टिन बेहम ने। किसने बनाया था बच्चों? मार्टिन बेहम ने। मार्टिन बेहम ने सबसे पहले ज्योग्राफी का अध्ययन करने के लिए एक पृथ्वी का प्रारूप बनाया था जिसे कहा गया ग्लोब। क्या कहा गया बच्चों? ग्लोब कहा गया। और इस ग्लोब पर टू टाइप की लाइन ड्रॉ की गई, दो तरह की लाइन इस पर खींची गई, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। या अगर हम बात करते हैं अपना हिंदी की, तो इस ग्लोब पर दो तरह की लाइन थी। कितना तरह की बेटा? दो तरह की। एक लाइन थी इसमें लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूड और दूसरी लाइन थी इसमें लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड लाइन को क्या कहा गया? देशांतर रेखा। क्या कहा गया बच्चों? देशांतर। और लेटीट्यूड लाइन को क्या कहा गया? अक्षांश। तो यहाँ से आपने समझा कि मार्टिन बेहम ने ग्लोब बनाया, पृथ्वी का प्रारूप तैयार किया मार्टिन बेहम ने, और इस पर दो तरह की लाइन ड्रॉ की गई थी, देशांतर और अक्षांश। और ये दोनों लाइन काल्पनिक लाइन थी, इमेजिनरी लाइन थी। कभी आप ये समझो कि चलो लाइन देखने चलते हैं, इस तरीके से लाइन ये वास्तव में ड्रॉ की गई नहीं है, ये है काल्पनिक। कैसी लाइन है? एक काल्पनिक लाइन है, देशांतर और अक्षांश रेखा। अब थोड़ा सा इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर इन्हीं के साथ डिस्कस करते हुए हम अपना मूव कर जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी पर। ठीक है बच्चों, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी पर स्टार्टिंग में जो बेस बनता है, जहाँ पर हम भारत का विस्तार देखते हैं, तो वहाँ पर हमें देशांतर और अक्षांश रेखा की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। इसलिए पहले मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बताऊंगा और फिर हम मूव कर जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। ठीक है, अब इतना करने के बाद चलते हैं हम आगे। हमें रफ करना होगा, रफ करते हैं यहाँ से और रफ करते हैं। देखो बच्चों, ग्लोब पर दो तरह की लाइन थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक लाइन कौन सी थी? देशांतर। कौन सी लाइन? देशांतर लाइन। और दूसरी लाइन कौन सी थी? अक्षांश लाइन। कौन सी लाइन? अक्षांश लाइन या अक्षांश रेखा। ठीक है बच्चों, देशांतर रेखा कौन सी होती है? तो देशांतर रेखा हमारे ग्लोब में वो होती है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है। जो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है। क्लियर? और अक्षांश रेखा की अगर बात करते हैं तो अक्षांश रेखा वे होती हैं जो हमारे ग्लोब पर ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट खींची जाती हैं। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लाइन खींची जाती हैं, वे होती हैं अक्षांश रेखा। ठीक है बच्चों, वे कौन सी लाइन होती हैं? वे होती हैं अक्षांश रेखा। और जो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं वो कहलाती है देशांतर रेखा। और जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट खींची जाती है उन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखा। ठीक है, अगर हम देशांतर रेखा की बात करते हैं कि कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या होती है इनकी कितनी? 360 डिग्री। कितनी होती है? 360 डिग्री। और ये रेखा अपने 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। ये लाइन अपना 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। कैसे? देखो समझेंगे यहाँ पर, समझो। सपोज करो ये ग्लोब है और ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। यहाँ पर होती है बच्चों 0 डिग्री। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर रेखा। पहले 0 डिग्री, फिर एक लाइन खींची जाएगी 1 डिग्री पर, फिर दूसरी लाइन खींची जाती है 2 डिग्री पर, फिर तीसरी 3 डिग्री पर। ऐसे करते करते इस 30 लाइनें ड्रॉ की जाती हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना होता है? 1-1 डिग्री का। 1-1 डिग्री में ये 1-1 डिग्री के डिफरेंस पर ये लाइन आपस में ड्रॉ की जाती है। ठीक है बच्चों, और इनके बीच में अगर दूरी की बात करते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है, तो इनके बीच में दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, दो देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर।
ये थी जानकारी देशांतर रेखा की। अब थोड़ी बात करते हैं हम अक्षांश रेखा की। तो देखो अक्षांश रेखा की अगर बात करते हैं हम कि कुल संख्या, और कुल संख्या से इसे ऐसे मत लिखो, इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं। इसे देखते हैं कि कुल अक्षांश कितने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कुल अक्षांश रेखा कितनी होती हैं, ठीक है। और ये भी अपना एक एक डिग्री के डिफरेंस पर खींची जाती हैं। दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। ये इसमें तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहले देखेंगे हम कुल अक्षांश कितने होते हैं। 181 181 कुल अक्षांश होते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो 181 माइनस 2 इक्वल टू 179 179 होती हैं। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है, तो इसमें बस आपको याद रखना है 111.1 किलोमीटर। यहाँ पर कितना था 111.32 किलोमीटर, और यहाँ पर कितना है 111.1 किलोमीटर। अभी ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है आपको, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये दो पॉइंट हैं कुल अक्षांश और कुल अक्षांश रेखा, ये वाले पॉइंट आपको समझ में नहीं आए हैं। ये वाले पॉइंट अभी मैं इसे रफ करने के बाद तब आपको समझाऊंगा। इसलिए पहले एक थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि ग्लोब पर दो तरह की लाइन होती हैं, एक देशांतर रेखा और एक अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा वे होती हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, और ये रेखाएं अपने एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। यहीं पर कुछ क्वेश्चन हमने जाने अक्षांश रेखाओं के कि कुल अक्षांश कितने होते हैं 181, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है 179, और कुल अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है 111.1 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है, और वो पॉइंट है, वो फैक्ट है अक्षांश रेखाओं से, ठीक है। ये थोड़ा सा रफ करते हैं, इसे इधर साइड में रफ कर देते हैं, इधर साइड लिखते हैं इसे। देखो नोट करके लिखना है। मैंने आपको बताया कि कुल अक्षांश कितने होते हैं 181, तो 181 कैसे होते हैं ये समझेंगे कि 181 कैसे होते हैं। ये है हमारा ग्लोब, क्या है ये है ग्लोब, और ग्लोब को दो भागों में विभाजित करने वाली सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो होती है उसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे ही कह देते हैं हम इक्वेटर लाइन। क्या कह देते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है बच्चों। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ पार्ट में और एक साउथ पार्ट में, ठीक है। मैंने इसमें एक दूसरा पॉइंट लिखाया था, इसमें नहीं, वो देशांतर रेखाओं में लिखाया था, लेकिन इसमें आपको ये बताया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये भी अपना एक एक डिग्री के डिफरेंस पर खींची जाती हैं। एक एक डिग्री के डिफरेंस पर कैसे, देखो ये 0 डिग्री है, इसके नीचे फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ होंगी, इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। और फिर ये भी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, क्लियर बच्चों। तो इक्वेटर लाइन से कुछ लाइन ऊपर और कुछ लाइन नीचे। मुझे काउंट कराना है कि 181 लाइन कैसे आई। देखो अगर मैं नॉर्थ पोल से इस इक्वेटर लाइन पर अगर एक लंब डालता हूँ तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर 90 डिग्री का, ठीक है। और फिर अगर एक साउथ पोल पर एक लंब फिर और डालते हैं हम, तो
साउथ पोल से कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पर भी आप कहोगे 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं कुल अक्षांश, इसकी बात करेंगे बच्चों, कुल अक्षांश की। तो कुल अक्षांश देखो आप खुद ही काउंट करोगे। जब यहाँ से 0 डिग्री से हम ऊपर काउंट करेंगे नंबर, कि पहले एक नंबर, फिर 2 नंबर, डॉट 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 करते हुए ये गिनती कहाँ तक पहुँच जाएगी? 90 तक। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे कि हाँ सर जी ठीक है। फिर आप नीचे 1 2 3 डॉट 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 गिनती करते हुए आओगे तो गिनती कहाँ तक पहुँचेगी? यहाँ पर भी 90 तक। ठीक है, तो 90 ये अक्षांशी तो है, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री, 90 डिग्री अक्षांश। तो 90 तो नॉर्थ पोल में और 90 ही साउथ पोल में। 90 अक्षांश नॉर्थ पोल में और 90 अक्षांश साउथ पोल में। कितने हो चुके हैं? आप कहोगे सर कि 180 अब कुल अक्षांश हो चुके हैं, लेकिन मैंने आपको लिखाया था कि 181। अब देखो 181 कैसे? गिनती हमने स्टार्ट करी थी 0 से, फिर 1 नंबर आया, फिर 2 नंबर, फिर 3 डॉट डॉट, इस तरीके से आया था ये। हमने यहाँ पर जो काउंट कर रखे हैं ये 1 से काउंट कर रखे हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 90। यहाँ पर भी 90 है और यहाँ पर भी 90 है, नीचे भी 90 और ऊपर भी 90। ठीक है, लेकिन हमने 0 तो काउंट करा ही नहीं, ये वाला 0, ये अपने आप में इसका नाम 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री नाम है, लेकिन अपने आप में तो एक अक्षांश ही माना जाएगा। ये अपने आप में एक अक्षांश लाइन मानी जाएगी, ये वाली। बोलो एक अक्षांश लाइन मानी जाएगी, मानी जाएगी। इसे काउंट कौन करेगा? इसे काउंट कौन करना पड़ेगा? इसे काउंट हम ही करेंगे। तो फिर कितना हो जाएगा? 181। कितना आ जाएगा बच्चों? 181। हो गया पहला क्वेश्चन कि कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181 होते हैं। होते कैसे हैं? ये देखो इस तरीके से होते हैं। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है इसमें कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। वहां पर लिखा हुआ है मैंने 179। अब क्वेश्चन ये आता है कि 179 हुए तो हुए कैसे? ये तो यहाँ पर 181 है, तो 179 कैसे हुए? देखो यहाँ पर भी एक लॉजिक है। पहले आप सभी ये बताएंगे, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट मैं ए मानता हूँ और इस पॉइंट से अगर मैं पूरे जगत में घूम फिर कर आकर फिर इसी पॉइंट पर मिल जाता हूँ, क्या मैं इसे एक रेखा कहूँगा? क्या मैं इसे एक लाइन कहूँगा? बोलो। आप कहोगे सर इसे आप लाइन नहीं कहेंगे। ठीक है, हम इसे लाइन नहीं कहने के हैं। और दूसरा बताओ कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, कोई यहाँ पर पॉइंट बी है, अगर मैंने कोई एक स्केच मैंने इस तरीके से खींचा ये, और मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैंने खींचा ये वाला, क्या मैं इसे एक लाइन कहूँगा? क्या मैं इसे एक रेखा कहूँगा? बोलो। तो आप कहोगे जी सर आप इसे एक रेखा कहोगे। क्यों? इसे आप एक रेखा बोल रहे हो और इसे आप रेखा नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्या लॉजिक है इसमें? इसका लॉजिक बच्चों ये है कि एक लाइन होने के लिए, एक रेखा होने के लिए 2 बिंदुओं का होना अनिवार्य होता है। 2 बिंदुओं का होना अनिवार्य होता है। जब तक हमें 2 बिंदु नहीं मिलेंगे तब तक हम एक लाइन खींच नहीं सकते। जब तक हम एक लाइन खींच नहीं सकते। यहाँ पर हमें दूसरा बिंदु नहीं मिला था तो इसलिए हमने इसे लाइन नहीं बोला था। ठीक है बच्चों, और यहीं से अब देखो एक फैक्ट निकल के आएगा जो आपको खुद बताना है। देखो वो है क्या, ये देखो ये ग्लोब है, ठीक है, ये 0 है। ये बताओ ये 0 वाली लाइन है, इसका पॉइंट यहाँ पर है और इसका पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, ये एक लाइन है। अगर मैंने दूसरी लाइन खींची इसके नीचे, ये एक पॉइंट है, ये एक बिंदु है और ये वाला एक बिंदु है। क्या ये एक लाइन है? आप कहोगे जी सर जी सर ये एक लाइन है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 बिंदु मिल रहे हैं। फिर मैंने एक लाइन नीचे ड्रॉ की। अब बताओ बच्चों ये एक लाइन है? आप कहोगे हाँ जी सर ये एक लाइन है। मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की। अब बताओ बच्चों ये एक लाइन है? आप कहोगे जी सर ये भी एक लाइन है। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक इनके बिंदु मिल रहे हैं। अब ऊपर देखो
यहाँ पर ये मैंने एक लाइन खींची, क्या ये रेखा मानी जाएगी? आप कहोगे जी हाँ मानी जाएगी। फिर दूसरी भी ये वाली रेखा मानी जाएगी, ये वाली रेखा मानी जाएगी। फिर लास्ट में एक कंडीशन ऐसी आती है जो ये कर्व बच जाता है, ठीक है, जो लास्ट वाला कर्व ये बच जाता है। अब ये बताओ, ये हमने एक लाइन खींची यहाँ पर, इसके बिंदु मिल गए, इसके बिंदु मिल गए, लेकिन नीचे वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, इसके तो पॉइंट हमें मिले ही नहीं। यहाँ पर जो ये कर्व बना हुआ है, इस कर्व के तो पॉइंट हमें मिले ही नहीं। आप में से कुछ कहेंगे सर ये बिंदु मिल तो रहे हैं, ये वाले बिंदु हैं तो सही इस वाले कर्व के। तो मैं आपसे बताता हूँ कि बेटा ये बिंदु इस कर्व के नहीं है, ये बिंदु इससे ऊपर वाली लाइन के हैं, इस कर्व के बिंदु नहीं है। तो इसे हम लाइन नहीं कहने के, जब इसे लाइन नहीं कहने के तो इसे यहाँ से हटाओ, इसे यहाँ से हटाओ। सॉरी बच्चों। अब देखो ये इसे हम लाइन नहीं कहने के, और वैसे ही जैसे नीचे लाइन नहीं है तो ऊपर वाला कर्व भी एक लाइन नहीं है, तो ऊपर वाला कर्व भी हटाओ, इसे इस तरीके से हटा दो, ऊपर वाला कर्व हटा दो। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर हम ये कर्व तक बिंदु या अक्षांश काउंट करते हैं तो टोटल काउंट होते हैं 90। टोटल कितने काउंट होते हैं? 90। और जब एक अक्षांश वाला कर्व नीचे का हट गया और एक अक्षांश ऊपर का हट गया तो कितने हटे टोटल? दो अक्षांश हट चुके हैं। वो अक्षांश इसलिए हटे हैं क्योंकि वो रेखा नहीं है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कुल अक्षांश रेखा के, ठीक है। तो अब आप खुद ही बताओ, जब हमने दो हटा दिए तो अब कुल अक्षांश रेखा हमारे पास कितनी बचेंगी? टोटल अक्षांश कितने थे? 181 में सब दो अक्षांश माइनस कर दो। जब दो अक्षांश हमने एक नीचे वाला एक ऊपर वाला हटा दिया तो हमारे पास कुल कितनी लाइन बचेंगी? 179। आ गया 179। लॉजिक समझ में आया? कैसे मैंने बताया कि एक नीचे वाला कर्व एक ऊपर वाला कर्व दोनों माइनस करने होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन नहीं है, इनके हमें पॉइंट नहीं मिलते हैं, इसलिए हमने इन्हें माइनस किया। तब हम लिखते हैं कि कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है? 179। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ? तो ये थी थोड़ी थोड़ी जानकारी देशांतर रेखा की और अक्षांश रेखा की। देखो हमें मूव करना है इंडियन ज्योग्राफी पर, तो इसलिए हम ये पूरा टॉपिक नहीं करने हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा आपको मैं फुल कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा, ये वाला वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। स्टार्टिंग में तो हमें ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पढ़ना है, और भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार आपको तभी समझ में आएगा जब आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में बेसिक नॉलेज होगी, ठीक है। और बेसिक नॉलेज के लिए ये आपको इतने पॉइंट काफ़ी हैं, इतने पॉइंट आपको करने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक, क्योंकि और क्लास भी ऐड करनी है, ठीक है बच्चों। अब क्लास ओवर करते हैं। हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना भी, क्योंकि स्टार्टिंग है, नई नई क्लास बना रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट भी ज़रूरी है। आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन और आएगा हमारे अंदर, और फिर वीडियो और अच्छी तरीके से बनेगी। और बात आती है डाटा में, तो देखो डाटा में किसी तरह की कमी मैं करूँगा नहीं, किसी भी तरीके की कमी मैं करूँगा नहीं। अभी 1 अक्टूबर आने दो, 1 अक्टूबर से आपको पूरी लॉन्ग वीडियो मिलेंगी, 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, और मौका लगेगा तो 2-2 घंटे की भी हो सकती है। इस 1 अक्टूबर तक तो बस अभी थोड़ी थोड़ी टाइम की वीडियो बनेंगी, क्योंकि कुछ इशू चल रहा है, थोड़ा लाइव भी प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पा रही है, इसलिए बस 30 की या 35 मिनट की कुछ वीडियो बनेंगी। और 1 अक्टूबर से आपकी प्रॉपरली 1-1 घंटे की वीडियो बननी स्टार्ट हो जाएगी। और 1 अक्टूबर से ही आपको एक सब्जेक्टिव की क्लास मिलेगी और एक स्ट्रेटेजी की क्लास मिलेगी। और मिड अक्टूबर से आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा। जो आपसे बोला है वो वादा मैं पूरा करके दिखाऊंगा। ये मत सोचना कि टॉपर एग्जाम चैनल पर बस झूठ बोला गया है, आपको कुछ नहीं कराया जाएगा। ये आप अपने मन की बात, अपने मन की अवधारणा निकाल देना, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।